हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्रीजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था और उससे पहले हमने देखा था मोल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा था मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल में रिलेशन, हमने देखा था मोल और वेट में रिलेशन, और हमने मोल और वॉल्यूम ऑफ गैस में रिलेशन देखा था। और आपको पता है एक दूसरे से हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमको वेट को मोल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, अगर वेट को हमको मोल को हमको नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, ये सब आप पढ़ चुके हो। लेकिन मैं आपको एक हल्की सी टेबल बना देता हूं जिससे आपका ये मोल वाला टॉपिक हल्का सा रीजनरेट हो जाएगा। तो सपोज दैट आपके पास वेट गिवन अप है और वेट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, और अब आपको मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर एटम्स हो तो, और आपको मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो उसकी बात करेंगे। अगर आपको वेट को मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, आपको पता है मोल, और हम मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। वेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल एम से, या फिर हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डब्ल्यू से यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो भाई, अगर आपको वेट को मोल में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करोगे। आपको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास यानी कि डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वेट, अपॉन एम मतलब मोलर मास। शायद बात समझ में आ गई होगी। एम का मतलब एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास को, और ये डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेयर मीन्स ऑफ एन, एन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप वेट को मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मोल इक्वल टू क्या आएगा, वेट अपॉन मोलर मास, यानी कि जो आपको वेट गिवन अप होगा उसको आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे जिससे आपका मोल निकल जाएगा। अगर आपको मोल गिवन अप हो और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना हो, वेट में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, आप जानते हो एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, यानी कि वेट पर मोलर मास। तो अगर हमको वेट निकालना है और मोल गिवन अप है तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू एम, और इसकी हेल्प से हम वेट निकाल सकते हैं। अगर हमको मोल को वेट में कन्वर्ट करना हो तो वेट इक्वल टू क्या होगा भाई बताओ, आपका नंबर ऑफ मोल इनटू एम का मतलब मोलर मास। इस तरह से आप मोल को वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे, अगर आपको मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पता है, मोल यानी कि एन इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन। अगर आपको पार्टिकल पता है, आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। अगर पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है या फिर एटम, कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह से निकालोगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपको मोल पता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने यानी कि मॉलिक्यूल्स निकालने हैं या फिर एटम्स निकालने हैं तो किस तरह से निकालोगे, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कहोगे मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एन यानी कि नंबर ऑफ मोल इनटू एन यानी कि एवोगाड्रो नंबर। अगर हमको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मोल में किसका इंटू करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर का इंटू करना पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एन इंटू एवोगाड्रो नंबर। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल, एन इज द एवोगाड्रो नंबर। यहां तक बात क्लियर होगी आपको। अगर मुझको मॉलिक्यूल से मोल्स निकालना है तो क्या कर सकते हो, आपको पता भी एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एन। मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा, आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना किसकी हेल्प से, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की हेल्प से। तो आप कह सकते हो एन इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एन ए। इस तरह से आप मोल को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और मॉलिक्यूल्स को आप सिंपल मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको ये देखना है पार्टिकल आपका मॉलिक्यूल है या फिर एटम है।
अगर मॉलिक्यूल है तब भी पार्टिकल की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, और पार्टिकल आपका एटम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल की जगह एटम आ जाएगा। यहाँ तक अब आपको बात क्लियर होगी। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता पड़ गए और आपको एटम बताना है तो क्या होगा, उस केस में देखते हैं। आपको मॉलिक्यूल्स पता पड़ गए और आपको क्या बताना है, एटम्स। तो आपको याद रखना है एटम्स बताने का प्रोसेस क्या होगा, मॉलिक्यूल जितने होंगे, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एटॉमिसिटी क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में एटॉमिसिटी का मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल की बात करें, सपोज H2SO4। एटॉमिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही क्या होगी, उसकी एटॉमिसिटी होगी। अगर हम H2SO4 को देखें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो टोटल कितने एटम्स हो गए, 7 एटम्स। तो हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल, यानी कि इस H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या होगी, एटॉमिसिटी ऑफ दिस H2SO4 इज 7। क्या होगी, 7। बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहने लगूं 1 मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो 1 मॉलिक्यूल है कितने एटम्स रख रहा है भाई, 7 एटम रख रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मैं कहने लगूं 100 मॉलिक्यूल्स कितने एटम रखेंगे बताओ आप, 100 इंटू 7 एटम्स। यानी कि आपने क्या किया, मॉलिक्यूल में किसका इंटू कर दिया, एटॉमिसिटी का, जिससे आपके क्या निकल के आ जाएंगे, एटम्स निकल के आ जाएंगे। अगर कहने लगूं मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने एटम्स होंगे भाई, आप क्या कहोगे, Na इंटू जो एटॉमिसिटी है क्या, 7, तो दैट इज 7 Na एटम्स। इस तरह से आप मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। और एटॉमिसिटी का मतलब याद रखो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करने लगूं मेरे पास O2 का एक मॉलिक्यूल है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी भाई, 2 होगी। यानी कि मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी। यहां तक आप इस तरह से मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, अगर आपको एटम्स दे दिए जाएं और आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे तो क्या करो, एटम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। एटम्स को किससे डिवाइड कर दो भाई, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, इस पॉइंट को, और एक ये शॉर्ट में आप इस चीज को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टर्म इज एवरेज एटॉमिक मास। अब हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट टर्म इज एवरेज एटॉमिक मास। अब हमको देखना है, हमको एक्चुअल में एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी क्यों, और एटॉमिक मास के आगे एवरेज लग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एटॉमिक मास का एवरेज होगा। एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं होगा, उसका क्या होगा, एवरेज। अब हमको देखना है इस पॉइंट का मतलब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए यूज होता है, एक्चुअल में इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। अगर देखो कोई भी एलिमेंट अगर एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो जो उसके 1 एटम का मास होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। लेकिन कोई भी एलिमेंट, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हमको उसका एटॉमिक मास निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज एटॉमिक मास। एक और दोबारा समझ लो, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो जो उसका मास होगा वही उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। लेकिन अगर कोई भी एक एलिमेंट 2 या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज दैट हमारा बोरोन एक एलिमेंट है जो B10 में भी एग्जिस्ट करता है और B11 में भी एग्जिस्ट करता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो हमारा बोरोन एलिमेंट है B10 में भी एग्जिस्ट करेगा और B11 में भी एग्जिस्ट करेगा, और ये 20% नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये 80% नेचर में एग्जिस्ट करता है। यानी कि नेचर एग्जिस्टेंस कितना है इनका, ये 20% नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये जो B11 है 80% एग्जिस्ट करता है। तो अब हमको इस तरह से, अब बोरोन का हमको एक्चुअल में क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब हम क्या B10 लिख देंगे, क्या बोरोन का एटॉमिक मास 10 होगा क्या, ये सही है क्या, फिर ये B11 वाला फॉर्म बन जाएगा। अगर हम कहें इस बोरोन का एटॉमिक मास 11 है तो ये B10 वाला फॉर्म बन जाएगा। तो हमको इन दोनों को एक बीच का एक रास्ता निकालना पड़ेगा, मिड का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो मिड का रास्ता क्या होगा वो हम समझते हैं। उस मिड के रास्ते को, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए जो हमको एटॉमिक मास निकालना है उसके लिए जरूरत पड़ी, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब आप कहो इन दोनों का मीन निकाल दो, एक का 10 है दूसरे का 11 है, डिवाइडेड बाई 2, तो आप जो इसका एटॉमिक मास क्या कह सकते हो बोरोन का, 10.5। आपके दिमाग में आ रहा होगा बोरोन 10 फॉर्म B10 में एग्जिस्ट करता है, B11 में भी एग्जिस्ट करता है, क्यों ना हम इन दोनों का मीन निकाल दें और जो मीन की वैल्यू होगी उसको हम बोरोन का एटॉमिक मास कह दें। लेकिन सपोज दैट अब आपने दोनों का मीन निकाल दिया, अब देखो बोरोन B11 बुरा नहीं मानेगा क्या, वो कहेगा B10 तो 20% एग्जिस्ट कर रहा है, मैं 80% एग्जिस्ट कर रहा हूं और दोनों को इक्वल पार्ट दिया जा रहा है, दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी जा रही है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब अगर दोनों आप इनका मीन निकालोगे तो यहाँ पर B11 बुरा मान जाएगा, ये कहेगा मैं तो 80% एग्जिस्ट कर रहा हूं, जबकि B10 20% एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। इसका मतलब ये जो आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हो क्या है, गलत। तो साइंटिस्टों ने एवरेज एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज निकालने के कुछ फॉर्मूले बनाए, हम उसकी बात करेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी हमको एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी। और एक चीज याद रखो, कोई भी एटम 2 और मोर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। यानी कि ये बोरोन के क्या है, दोनों आइसोटॉप्स है। सपोज दैट हम बात करने लगे क्लोरीन की, क्लोरीन में 2 आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है, 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, C35, Cl35 एंड Cl37। तो ये क्या है, क्लोरीन के 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि उसके कुछ आइसोटॉप्स हो, तो उसको एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत है। और आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, तो हम देखो, इट इज आइसोटॉप्स ऑफ बोरोन, these 2 are isotopes of chlorine। तो आइसोटॉप्स का क्या मतलब वो समझ लेते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब है, आइसोटॉप्स का मतलब है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म विच हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट, यानी कि एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म, लेकिन जो उनका एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां पर आपने देखा बोरोन का एटॉमिक वेट क्या है, 10। यहां पर आपने देखा, देखो जो ऊपर रिप्रेजेंट है इट इज एटॉमिक वेट, तो यहां पर बोरोन का एटॉमिक वेट क्या है, 11। लेकिन इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनके सेम, इसका भी एटॉमिक नंबर 5 है, इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है, बोरोन का 5। आपने देखा क्लोरीन का इस Cl यहां पर एटॉमिक वेट क्या है, 35। आपने देखा Cl का यहां पर एटॉमिक वेट क्या है, 37। एटॉमिक नंबर क्या है दोनों का, सेम 17। लेकिन ये एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक मास में डिफरेंस ना आए, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। बात यहां तक समझ में आ रही है। और आइसोटॉप से अगर कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से अधिक डिफरेंट फॉर्म या फिर उसके 2 से अधिक आइसोटॉप्स होते हैं, तब हम उसके एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है। और एक चीज याद रखो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर फ्रैक्शन में गिवन अप है तो इसका मतलब वो उसका एवरेज एटॉमिक मास गिवन अप है। एक्चुअल में आपको
जो बुक्स में पढ़ाया जाता है मॉलिक्यूलर मास यानी एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होता है 35.5। तो एक्चुअल में ये आया कहां से, इट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl35 एंड Cl37। यहां तक बात समझ में आ रही है। आपको बुकों में बोरॉन का एटॉमिक मास कितना पढ़ाया जाता है भाई 11, लेकिन एक्चुअल में ये जो मास होता है वो होता है 10.8। राउंड ऑफ फिगर में हम उसको 11 लिख देते हैं और ये 10.8 है क्या, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ B10 एंड B11। अब हमको देखना है हम किस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। आपको यहां तक पता पड़ गया होगा हमको एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में ये एवरेज एटॉमिक मास है क्या, इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं भाई। वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है यहां पर, वेटेड का मतलब क्या है, यानी कि जिसका जितना पार्ट है, जिसका जितना देखो जिस कंपोनेंट का यानी कि जिस आइसोटॉप्स का जितना परसेंट है वही उतना कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसा नहीं है दोनों का 50-50% हमने कंट्रीब्यूट कर दिया। यानी कि सपोज दैट B11 का 80% था तो B11 80% ही कंट्रीब्यूट करेगा। B10 आपका 20% था तो B10 आपका 20% ही एग्जिस्ट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। वेटेड एवरेज का मतलब समझ में आ गया आपको। वेटेड का मतलब होता है जिसका जितना परसेंट हो वह उतना कंट्रीब्यूट करे। तो इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स of a particular element, यहां तक बात समझ में आ गई। एक ही एलिमेंट का जो आइसोटॉप्स होगा और वो आइसोटॉप था वो कहां से मिलेगा, नेचुरल अकरिंग होगा, उसका एवरेज एटॉमिक मास होगा, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब हम देखते हैं एक्चुअली हम एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकाल सकते हैं। सपोज दैट एक्स हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसके 2 आइसोटॉप्स हैं। X हमने मान लिया इट इज एटॉमिक वेट इज M1 और X हमने मान लिया एटॉमिक वेट इज M2। यहां तक बात समझ में आ रही है। मैंने इसका परसेंटेज यानी कि नेचुरल अकरेंस यानी कि हमने इसकी अकरेंस मान ली, इसकी अकरेंस मान ली हमने 30% और इसकी अकरेंस मान ली हमने 70%। अब आपको उसका क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास AAM ऑफ X। किस तरह से निकालोगे समझते हैं। आपको AM X किस तरह से निकालना है, आपको क्या करना है, समेशन ऑफ, क्या करना है, समेशन ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू समेशन ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू मोलर मास अपॉन टोटल परसेंट। एक बार दोबारा समझ लो। अगर आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो किस तरह से निकालोगे, एक बार मैं बता देता हूं। आप परसेंटेज और मोलर मास के इनटू का सम करोगे, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज अकरेंस एंड मोलर मास अपॉन टोटल परसेंट। अब हम देखो यहां पर हमको परसेंटेज और मोलर मास का इंटू करना है। परसेंटेज कितनी है 30, मोलर मास कितना है M1 प्लस इस वाले की परसेंटेज कितनी है 70, मोलर मास कितना है M2 अपॉन टोटल परसेंट कितनी आएगी भाई 100। 30 प्लस 70 कितनी आएगी 100। इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं और इस तरह से 1-2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी हैं। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू इट्स मोलर मास
अपॉन टोटल परसेंट, या फिर इसको हम शॉर्ट में जो आपको याद रखना है वो ये रख सकते हो, AM इक्वल टू समेशन ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स, यानी कि कई आई का मतलब क्या है, जो आपको आइसोटॉप्स गिवन अप होंगे, यानी कि सभी का सम, इनटू मोलर मास MI अपॉन, देखो टोटल परसेंट हमेशा कितना होगा आपका 100 गिवन अप होगा, तो आप इस चीज को याद रख सकते हो। बस लास्ट में किस चीज को याद रखोगे, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स एंड मोलर मास। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। आओ हम कुछ एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं और हम किस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। पहले हम बोरोन वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बोरोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, देखो B10 और एक B11 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। इसका जो परसेंटेज था वो था 20%, इसका परसेंटेज क्या था 80%। अब आप इसका AAM यानी कि एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो किससे निकालोगे बताओ, आपको पता समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू मोलर मास अपॉन 100। तो एक चीज बताओ भाई, आपको क्या करना है, आइसोटॉप के परसेंट और मोलर मास का सम करना है। कितना आएगा, इनटू करना है भाई, 20% इंटू 10 प्लस 80% इंटू 11। यहां तक बात समझ में आ गई। और टोटल परसेंट क्या होगा आपका 100, इसको सॉल्व करोगे दैट इज 200 प्लस 880 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारा 1080 अपॉन 100, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 10.8। इसका मतलब आपका बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आता है 10.8। लेकिन आपने देखा होगा बुक्स में मोस्टली हम क्या याद कराते थे आपको 11। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लोरीन है जैसे आपका, ठीक है, और आपको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। देखो जो क्लोरीन के आइसोटॉप्स होते हैं वो 2 होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, और ये जो अकरेंस होता है इसका दैट इज Cl वाले का अकरेंस होता है आपका, इसका तो 75% अकरेंस होता है और ये आपका 25 अकर होता है। और आपको क्या निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। तो आप क्या करोगे परसेंट इंटू 8, 75, 75 इंटू 35 प्लस परसेंटेज इंटू 8, 25 इंटू 37 अपॉन टोटल परसेंट 100 अपॉन 100। तो आपको लगा नहीं कि टोटल परसेंट कितनी आएगी आपकी 100 ही आएगी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 35.5। तो एक्चुअल में ये जो 35.5 इसका एटॉमिक मास बुक में गिवन अप होता है, तो क्या होता है इसका एवरेज एटॉमिक मास। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे भी आप एक सिंपल आइडिया लगा सकते हो क्योंकि इसके 2 आइसोटॉप्स हैं, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा तो वो हल्का सा समझते हैं भाई। इससे कितने आइसोटॉप्स हैं 2, एवरेज एटॉमिक मास 35 से लेकर 37 के मल्टीप्लाई करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है तो 36 आता है। अगर दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता तो क्या आता है आपका 36। लेकिन Cl का कितना, Cl 35 का कितना कंट्रीब्यूशन है भाई 75%, और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है 25%। तो आपको दिमाग से पता पड़ रहा होगा इट इज 25%। देखो 20%, 25% ये हो गया 50%, 75% और ये पूरी तरह से 100%। यहाँ तो बात समझ में आ गई। इस तरह से आप लगा सकते हो। अगर इसका 75% है तो एवरेज एटॉमिक मास किसकी तरफ जाएगा भाई 36 से 35 के बीच में होगा, और इनसे जस्ट मिड में लाई करेगा या नहीं करेगा। इट इज 75% और इट इज 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास आप सिंपल लगा सकते हो। अगर 50% होता तो क्या आता आपका 36 आता, लेकिन इसका परसेंटेज कितना है 75 है, तो 75 है तो एवरेज एटॉमिक मास किसकी तरफ बिलोंग करेगा
35 से 36 की तरफ जाएगा और वो 75 है तो डस्ट लाई इन अ मिड, तो दैट इज 35.5। आप सिंपल से आइडिया भी लगा सकते हो, अपने दिमाग से सोच के भी आइडिया लगा सकते हो। इस क्लोरीन का एवरेज मोलर मास कितना होने वाला है, एवरेज एटॉमिक मास 30.5 हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से आप कई सारे एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट ए कोई आपका एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप्स हैं, A10, A12 एंड A13। इसका आपको 30% गिवन अप है, इसका आपको 20% गिवन अप है, इसका आपको 50% गिवन अप है, और आपको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो क्या करोगे भाई, परसेंट इंटू मोलर मास का क्या करना है, आपको समेशन करना है। तो देखो A10 कितना परसेंट है भाई, 30, मोलर मास कितना है 10 प्लस ये कितना परसेंट है 20, मोलर मास कितना है 12 प्लस 50, परसेंटेज कितना है 50 और मोलर मास कितना है 30 अपॉन टोटल परसेंट। टोटल परसेंट हमेशा कितनी आएगी आपकी 100। तो एवरेज एटॉमिक मास जो आपका आने वाला है वो आएगा 300 प्लस 240 प्लस 13 यानी कि 650 अपॉन 100 0 9 5 11 अपॉन 100, तो ये आएगा 11.9 आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का आपको आइसोटॉप्स गिवन अप हो, नेचुरल में अकरेंस हो और उनको आपको नेचर में अकरेंस की परसेंटेज गिवन अप हो, तो आप एवरेज एटॉमिक मास इजीली निकाल सकते हो। ऊपर क्या करोगे, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज इनटू मोलर मास, परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू मोलर मास, यानी कि परसेंटेज और मोलर मास को इनटू करके बाकी अदर का क्या करना है, आपको सम करना है अपॉन 100। इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन अप हो और आपसे परसेंटेज पूछे तो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन अप हो और आपसे परसेंटेज पूछता है तो किस तरह से आप निकाल सकते हो उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन सपोज दैट वो कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास, इसको मैं एम लिख सकता हूं, ऑफ सब्सटेंस having average atomic mass of substance having 2 isotopes of atomic mass 470 and 600 respectively is 496. Find percentage existence of both isotope। अब हमको बात करनी है, देखो भाई आपको एक सब्सटेंस दिया हुआ है, सपोज दैट हम सपोज एक्स एक सब्सटेंस मान लेते हैं, ठीक है, जिसका आपको एवरेज एटॉमिक मास कितना गिवन अप है 496 और जिसके आपको कितने आइसोटॉप्स गिवन अप है 2। हम पहला मान लेते हैं x1 आइसोटॉप्स, दैट इज x2 आइसोटॉप्स। बात समझ में आ रही है? और आपको इसका मोलर मास कितना गिवन अप है भाई, एटॉमिक मास कितना गिवन अप है इसका, आपको एक का गिवन अप है पहले वाले का 470, दूसरे वाले का गिवन अप है आपको 600 और आपसे परसेंटेज एग्जिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। अगर मैं मान लू लेट परसेंटेज एग्जिस्टेंस इसकी मान ली मैंने x परसेंट, अगर ये x परसेंट होगा तो टोटल परसेंट कितना होता है 100, तो ये कितना परसेंट होगा भाई 100 माइनस x। यहां तक बात समझ में आ गई। और आप जानते हो AAM इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ
परसेंटेज आइसोटॉप्स इनटू मोलर मास अपॉन 100। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको एम यानी कि एवरेज एटॉमिक मास पहले क्वेश्चन में गिवन अप है, वो कितना है 496 गिवन अप है, इक्वल टू, अब आपको क्या करना है परसेंटेज और एटॉमिक वेट का इनटू करके समेशन करना है। तो यानी कि आपका जो x1 है उसका परसेंट कितना है x इनटू उसका एटॉमिक वेट कितना है 470 प्लस दूसरे यानी कि जो आपका x2 आइसोटोप है उसका परसेंटेज कितना है 100 माइनस x, उसका वेट कितना है एटॉमिक वेट 600 अपॉन 100। अब इसको आपको सॉल्व कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो 496 इंटू 100 इक्वल टू 470x प्लस 600 यानी कि यहां से इंटू हो जाएगा माइनस 600x। जब आप इसको सॉल्व करोगे 9600 माइनस हमने इधर ले लिया 60,000 इधर ले लिया इक्वल टू 470 माइनस 600x। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका माइनस में, और वो आएगा आपका 10400। क्या आएगा 10400 इक्वल टू ये आएगा आपका माइनस 130x। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 10,000 अपॉन 400, तो 10,400 अपॉन 130। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आने वाला है, यहाँ x की वैल्यू आएगी आपकी 80, ये 8 वाई डिवाइड होगा और 0 तो 80%। इसका मतलब आपका ये जो आपका फर्स्ट आइसोटॉप्स था जिसका एटॉमिक वेट आपका 470 था वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करेगा 80%। और ये जो आपका सेकंड आइसोटॉप्स था जिसका एटॉमिक मास 600 था वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करेगा भाई 100 माइनस 80, तो कितना आएगा 20% एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से आप परसेंटेज एग्जिस्टेंस भी निकाल सकते हो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये तो क्या थे आपके एवरेज एटॉमिक मास, अब हम बात करेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास।